नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल इम्पोर्टेंट MCQ बाय संदीप में। DLED 4th सेमेस्टर गणित की तैयारी के क्रम में आज हम 18 प्रश्नों का मॉडल पेपर नंबर 4 लेकर आए। इससे पहले हम 18 प्रश्नों के मॉडल पेपर 3 अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर उन प्रश्नों को ज़रूर देख लीजिएगा। और इससे पहले मैंने कई मॉडल पेपर आपको दिए थे, उनके सोल्यूशन भी उपलब्ध कराए थे, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उनके भी लिंक आपको मिल जाएंगे। आप वहां से जाकर उन वीडियोस को देख लीजिए ताकि आपकी मैथ जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाए। और इस पेपर में मैंने औसत प्रश्नों को रखा हुआ है, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, बहुत ज़्यादा सरल भी नहीं है। तो अगर ये सभी प्रश्न अगर आप कर लेते तो 22 नंबर से ज़्यादा ही आपके नंबर आने से कम नहीं आएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। और वीडियो को शुरू करने से पहले एक निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर सब्सक्राइब नहीं करेंगे और घंटी का निशान नहीं दबाएंगे तो आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। इसीलिए सब्सक्राइब करके घंटे का निशान जरूर दबा लें। शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो यहाँ पर आपके सामने पहला प्रश्न है, आपके सामने 1 से लेकर 50 की संख्याओं का औसत माध्य क्या होगा। देखो, शुरू के जो 5 प्रश्न होते हैं वो बहुविकल्पी होते हैं, तो उसी तरह मैंने यहाँ पर डिजाइन किया हुआ है पेपर। 1 से 50 की संख्याओं का औसत माध्य क्या है? 25, 25.5, 50, 1। तो जो भी सही उत्तर है नीचे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, तो हमें पता चल जाएगा कि आपको माध्य से संबंधित क्वेश्चन आते हैं। आगे देखते हैं अगला यहाँ पर कौन सा प्रश्न है। अगला यहाँ पर दूसरा प्रश्न है, 15,655 के वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी होगी? 2, 3, 4, 5। देखो, बहुत सरल सा क्वेश्चन है, तो ये मत कहना कि मुझे आता नहीं है। देखो, ये क्वेश्चन हर बच्चे का सही होना चाहिए, क्योंकि मैं कितने बार आपको बता चुका हूँ। ठीक है, तो 15,655 के वर्गमूल में अंकों की कितनी संख्या होगी, नीचे कमेंट में बताइए। अगला यहाँ पर जो प्रश्न है, किसी चतुर्भुज में सम्मुख भुजाओं का युग्म परस्पर समांतर है, चतुर्भुज कैसा होगा? अगर किसी चतुर्भुज में सम्मुख भुजाओं का युग्म परस्पर समांतर है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सम्मुख भुजाओं की बात की जा रही है, तो कौन सा चतुर्भुज होगा? समलंब, चक्रीय, आयत, समचतुर्भुज। जो भी सही है नीचे कमेंट में बताइए। अगला यहाँ पर जो प्रश्न है, शंकु की ऊंचाई 9 सेंटीमीटर और त्रिज्या 2 सेंटीमीटर हो तो आयतन क्या होगा? 11 पाई, 10 पाई, 12 पाई या फिर 14 पाई। इस 4 ऑप्शन में से जो भी सही है नीचे कमेंट में बताइए। देखो, यहाँ पर इसको सॉल्व करते वक्त ध्यान दीजिएगा कि आपको पाई की वैल्यू नहीं रखनी, क्योंकि आपके सामने ऑप्शन में पाई दे रखा है। तो आपको जो प्रश्न आप सॉल्व करेंगे, इसका आंसर सॉल्व करेंगे, तो वहाँ पर पाई की वैल्यू मत रखना। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपके सामने पाई देखो सब में दे रखा है, तो ये चीज़ें आप ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 5 की तरफ। प्रश्न संख्या 5 है, 3 सिक्के एक साथ उछालने पर सभी पर शीर्ष आने की क्या संभावना होगी? 1/8, 1/4, 1/3 या फिर 1/2। जो भी ऑप्शन सही है नीचे कमेंट में बताइए, इसके आंसर मैं आपको बाद में बताऊंगा। यहाँ पर जो छठवां प्रश्न है, ये आपके अति लघुत्तरीय प्रश्न यहाँ से स्टार्ट हो जाते हैं और 1 से लेकर आपका 11 तक, 1 से 11 तक प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होता है, आपको मालूम होगा। यहाँ पर छठवां प्रश्न है, 2 समान आयतन वाले बेलनों के व्यास का अनुपात 3:2 है, तो इनकी ऊंचाइयों का अनुपात आपको बताना है। आसानी से हो जाना चाहिए अगर आपको आयतन का फार्मूला मालूम है। आगे देखते हैं, 9, 6, 3, 1, 5, 8, 5, 6, 7 की मध्यिका ज्ञात करो। मध्यिका का क्वेश्चन जरूर आएगा, और ये मान के चलो मध्यिका और बहुलक से मिलाकर 3 नंबर का क्वेश्चन जरूर आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। समलंब की समांतर भुजाएं 15 व 8 मीटर हैं, उनके बीच की दूरी 12 मीटर है। समलंब का क्षेत्रफल ज्ञात करो। क्षेत्रफल का फॉर्मूला अगर आपको याद है तो बड़ी ही आसानी से ये सॉल्व हो जाएगा, इसमें कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं है मुझे। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, चक्रीय चतुर्भुज से आप क्या समझते हैं? सीधा 1 नंबर में परिभाषा आ रही है, तो इसकी परिभाषा आप लिखना। चक्रीय चतुर्भुज की क्या परिभाषा होती है और उसकी 1-2 विशेषताएं लिख देंगे, तो एग्जामिनर के ऊपर अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा और 1 नंबर बहुत आसानी से दे देगा। और अगर आपको लगता है कि मान के चलो कि आपने चक्रीय चतुर्भुज की परिभाषा अच्छे से दे दी और एग्जामिनर के मन को भा गया, तो ये मान के चलो कि जब भी आप या तो 10वां प्रश्न करेंगे या 11वां, कुछ भी करें, तो जो अगला प्रश्न होगा ना, अगर थोड़ा बहुत कहीं गलत भी होता है ना, तो एग्जामिनर क्या करता है, वो गलती को माफ़ कर देता है।
तो जो प्रश्न आपको अच्छे से आता है तो उस प्रश्न का जवाब आप बहुत अच्छे से दो, 2-3 उसकी विशेषताएं भी डाल दो, परिभाषा पूछ रहे परिभाषा के साथ विशेषता भी डाल दो, ठीक है। तो इस तरह क्या होता है, अच्छा इंप्रेशन पड़ता है एग्जामिनर के ऊपर। x² + 9x + 20 का गुणनखंड करना है 10वें क्वेश्चन में। 11वें क्वेश्चन में 5x = y, 2x + y = 7 में y का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो जो भी y का मान आए नीचे कमेंट में बताओ। यहाँ से 12 से लेकर आपके 18 तक जितने भी क्वेश्चन होंगे वो सभी 2 नंबर के होंगे, ठीक। तो ध्यान से इनको करना होगा। भाग विधि से 15,625 का वर्गमूल निकालो। फिलहाल मैंने सरल सा क्वेश्चन डाला हुआ है यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, 2 पासों को फेंकने पर बनने वाली सभी संभावनाएं लिखो। देखो सभी संभावनाएं लिखनी है। 2 पासे फेंकने पर कितनी संभावनाएं बनती है, 36। देखो यहाँ पर तो मैं बता रहा हूँ, लेकिन एग्ज़ाम हॉल में कोई बताने आपको नहीं आएगा, तो इसलिए ज़रा दिमाग खोल कर सभी प्रश्नों को सॉल्व करिए। 2 पासों को फेंकने पर कितनी संभावनाएं बन सकती हैं वो सभी लिखनी है। मैंने नंबर बता दिया कि कुल मिलाकर 36 संभावनाएं बनती हैं 2 पासों को फेंकने पर। और अगर 1 पासा है तो 1 पासे को फेंकने पर 6 संभावनाएं बनती हैं। देखो इसको मैं बता दूँ 6 संभावनाएं कैसे बनती हैं, या तो 1 आएगा या तो 2, इसी तरह करते करते 6 तक 1 आएगा या 2 आएगा। जब पासा आप एक बार फेंकोगे तो जो ऊपरी फलक होगा उस पर 1 आएगा या 2 आएगा या 3 या 4 या 5 या 6, एक ही कोई नंबर आएगा। तो कुल मिलाकर कितनी संभावनाएं बनी, 6। इसी तरह जब 2 पासे फेंकते हैं तो 36 संभावनाएं बनती। आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पर प्रश्न है आपके सामने, हल कीजिए। tan 30 + cot 30 sin 45 और cos 45, इसका आपको हल बताना है। तो देखो यहाँ पर ये भी फिर से मैं बता दूँ आपको कि ट्रिग्नोमेट्री से भी 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, और ट्रिग्नोमेट्री टेबल अगर आपने याद नहीं किया तो उसको भी आप आसानी से याद कर सकते हैं। नीचे कमेंट में आपको इसका मिल जाएगा, जो इसकी ट्रिक मैंने बताई थी वो वीडियो ज़रूर देख लो। अगर वो आपने नहीं देखा तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि 3 नंबर क्वेश्चन आएंगे ट्रिग्नोमेट्री से, तो ये टेबल आपको याद होनी बहुत ज़रूरी है। टेबल याद कर लो, याद भी करने की ज़रूरत नहीं, मैंने वहाँ पर इतनी आसानी से बताया है कि आपको ज़िंदगी भर नहीं भूलेगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक शंकु की तिर्यक ऊंचाई 10 सेंटीमीटर, त्रिज्या 6 सेंटीमीटर और शंकु का आयतन ज्ञात करना है। कुछ भी विशेष नहीं है इसमें। आगे देखते हैं 16वां प्रश्न है, किसी त्रिभुज की भुजाएं 7, 8, 9 सेंटीमीटर, इसका क्षेत्रफल निकालो। अब आप ये सोच रहे होंगे कि त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो तो होता है 1/2 ऊंचाई इंटू आधार, ठीक, या कह दो आधार इंटू ऊंचाई। अब यहाँ पर तो भुजाएं दे रखी 7, 8, 9, तो ध्यान दीजिएगा ये 7, 8, 9 का मतलब है ये विषम बाहु त्रिभुज है। अब विषम बाहु त्रिभुज का क्या फार्मूला होता है ये आपको सोचना है, आपको मालूम हो तो कीजिए। उत्तर आए तो नीचे कमेंट में बताइए। एक साइकिल के पहिए का व्यास 77 सेंटीमीटर है। 0.242 किलोमीटर चलने के लिए कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे, नीचे कमेंट में बताएं। 6 अंकों की सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या लिखो। तो इस तरह ये आपके 18 क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होते हैं, और इन 18 प्रश्नों में आपको अगर कोई क्वेश्चन ना आए तो उसको छोड़ दीजिएगा, और 1 घंटे के अंदर आप नीचे कमेंट में ज़रूर हमें बताइएगा कि 1 घंटे के अंदर आपके सारे क्वेश्चन हो गए या नहीं, कि 12 क्वेश्चन हो पाए कि 13 क्वेश्चन हो पाए। देखो ये जो टाइम मैनेजमेंट है, मैथ के लिए टाइम मैनेजमेंट सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि देखो जिसको गणित कह सकते हैं कि कम आती है ना, तो वो टाइम टेकन हो जाता है उसके लिए। जो गणित है उसके लिए टाइम टेकन बन जाता है, यानी वो एक क्वेश्चन को भी 5 मिनट में सॉल्व करता है, ठीक है। अब यहाँ पर आपके सामने 18 क्वेश्चन है, ठीक। अब 18 क्वेश्चन का मतलब हो गया 90 मिनट, लेकिन आपको मिलते हैं 60 मिनट, और वो 60 मिनट में भी आपके कम से कम 10 मिनट चले जाते हैं कॉपी भरने में और साइन कराने में। अगर आपको थोड़ा बहुत नहीं आ रहा है तो इधर उधर झांकने में चला जाता है नंबर, क्योंकि मैं जानता हूँ ना कौन स्टूडेंट क्या करता है, ज़्यादातर सब यही करते हैं। अगर किसी को कुछ नहीं आता तो वो इधर उधर झांकने का प्रयास करता है। तो ऐसा स्थिति बना लो कि आपको झांकने की ज़रूरत ना पड़े, लोग आपसे पूछें, आप ना किसी से पूछें, ठीक है। तो आपको घुमा फिरा के 50 मिनट ही मिलते हैं, ये मान के चलो 50 मिनट में आपको 18 क्वेश्चन करने होते हैं। अगर इनका टाइम मैनेजमेंट की बात करें तो आपके जो 1 से लेकर 5 तक क्वेश्चन होते हैं वो लगभग बहुत ज़्यादा इजी होते हैं, और 1 से 5 तक अगर कोई मैक्सिमम टाइम ले रहा है तो 5 मिनट लेना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं लेना चाहिए।
अब यहाँ पर देखो जो 6 से लेकर 11 तक क्वेश्चन होते हैं, 6 से 11 तक अगर आपने प्रत्येक प्रश्न को 2-2 मिनट दे दिया तो 6, 7, 8, 9, 10, 11 कुल मिलाकर 6 क्वेश्चन होते तो 6 दूना 12 मिनट आपके यहाँ चले गए, ठीक। और 12 मिनट ये चले गए, अगर 12, 5, 17। अब 17 मिनट के बाद अगर 50 में 17 को घटा दे तो आपके पास बचेंगे 33 मिनट, ठीक। अब जो 12 से 18 मिनट होते हैं, 12 से 18 क्वेश्चन होते हैं, यानी ये आपके कितने क्वेश्चन हो गए? 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 कुल मिलाकर ये 7 क्वेश्चन होते हैं। 7 क्वेश्चन के लिए आपको 33 मिनट दिए जाते हैं। देखो अगर ये टाइम मैनेजमेंट से आप चलेंगे तो निश्चित रूप से कह रहा हूँ कि आपके 22 प्लस नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता। फ़िलहाल आपको क्वेश्चन भी आने चाहिए, ऐसा नहीं कि बस टाइम मैनेजमेंट लेकर चलते रहें और क्वेश्चन आए ही ना। तो सबसे ज़रूरी है टाइम मैनेजमेंट और कॉन्सेप्ट का क्लियर होना। तो मैंने आपको बता दिया 1 से 5 तक जो है वो 5 मिनट में कंप्लीट हो जाने चाहिए, 6 से 11 आपको 12 मिनट में कंप्लीट हो जाना चाहिए और 12 से 18 33 मिनट में कंप्लीट हो जाना चाहिए। अब यहाँ पर आप इधर से आप 3 मिनट घटा दो अगर, तो अगर इसको कम करना चाहो तो ये 30 मिनट ले लो। 6 से 11 में आप 12 में 1 मिनट और जोड़ सकते हैं, 13 मिनट लेट सकते हैं और यहाँ पर 1 मिनट और बच रहा है तो ये आप 6 मिनट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह आप 1 से 5 तक जो क्वेश्चन हो 6 मिनट में कर लो, मैक्सिमम की बात बता रहा हूँ, और कम समय में हो जाए तो बहुत अच्छा है। 6 से 11 आपको 13 मिनट में हो जाने चाहिए और 12 से 18 आपके 30 मिनट में हर हाल में हो जाने चाहिए। 50 मिनट का ही टाइम लेके चलो, 60 मिनट का टाइम लेकर मत चलो। तो उम्मीद करता हूँ ये सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे और इनके जो भी आंसर है नीचे कमेंट में बता देना। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में इस मॉडल पेपर के सलूशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।